हेलो एंड वेलकम टू मेस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि हमारा एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी, जो अभी रेलवे का एनटीपीसी वाला जो एग्जाम होने वाला है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस से, जो बार बार पूछे जाते हैं। होता क्या है, रेलवे में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पर्टिकुलरली क्या करेंगे, साइंस वाले जो सेक्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड बेसिस पे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है कि ज्यादातर टाइम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे हूबहू, जो है हो सकता है जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम आने वाला है आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसमें ये काफी बेनिफिट होगा आपके लिए। तो इसमें तीनों सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, वो अपना फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हम लोग केवल उसी को, इसमें ऐसे क्वेश्चन को लिया गया है जिसमें सबसे ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो यही क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाएंगे आपसे। तो हम लोग आज के सेशन में तीनों को कवर अप करेंगे, देखते हैं एक एक करके अपना। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए और कोशिश कीजिए उसका आंसर देने का। तो पहला यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा वर्क कीजिए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज ये यहाँ पे देखो ऐसे नॉर्मली हमसे क्या पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी और विच अमंग द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग को पता है स्केलर मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, दो ही होता है। एक अपने पास ये हम लोग को पता है, जब भी हमसे कोई पूछेगा स्केलर मीन्स व्हाट, स्केलर मतलब जिसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा, नहीं इसके पास क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन इसके बाद डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि दूसरा वाला हमारे पास क्या होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, दोनों होता है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड प्लस जो है वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। ठीक, अब आता है तो वर्क के साथ क्या खासियत होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें क्या होता है, इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन नहीं होगा, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड। अगर दोनों होता तब तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोल देते हैं। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, बिकॉज वर्क हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो हम लोग अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा वर्क होता है। ठीक, दूसरा अगर एंगल होता है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। अगर एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे है, देखिए बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर का जो ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है वाट किसका यूनिट होता है, वाट तो पावर का होता है, वाट पावर का होता है, न्यूटन हमारा फोर्स का होता है, जूल हमारा वर्क का भी होता है, जूल एनर्जी का भी होता है, और साथ ही साथ जूल हीट का भी होता है। ठीक है, और ये पास्कल क्या होता है, प्रेशर का होता है। तो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे यूनिट पूछा गया था प्रेशर का, तो प्रेशर का क्या होगा, पास्कल हो जाएगा, प्रेशर का पास्कल हो जाएगा। ठीक, सिंपल है एकदम। तो प्रेशर का पूछा गया, प्रेशर का पास्कल, जूल हमारा वर्क एनर्जी हीट का होता है, न्यूटन फोर्स का होता है, और वाट हमारा पावर का होता है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे है आपके, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है, ये पास्कल लॉ है। ठीक, एक्सप्लेन करता है पास्कल लॉ, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है, जब भी हम किसी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो होता है क्या है कि वो प्रेशर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है होल फ्यूल में। तो जितना भी हमने प्रेशर अप्लाई किया है वो सारा क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे फ्लूइड पे। इसी प्रिंसिपल में हमारा पूरा का पूरा काम करेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब उसी पे काम करता है। ठीक है, इसको याद रखना। बर्नौली प्रिंसिपल तो हम लोग को पता है कि जो जेट वगैरह फ्लाई करते हैं उस पर वर्क करेगा अपना। आर्किमेडिक वगैरह जो होता है, आर्किमेडिक प्रिंसिपल जो होता है फ्लोटिंग से रिलेटेड होता है हमारा। बॉयल्स लॉ जो है प्रेशर और अपना क्या बोलते हैं, जो गैस से रिलेटेड होता है लॉ, उसमें हम लोग यूज करते हैं अपना बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ अलग हो गया अपना, गैस से रिलेटेड होगा हमारा, यहाँ पे आंसर होगा पास्कल लॉ। तो इसको याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ पे काम करता है। चलो नेक्स्ट, विच फिनोमेना सपोर्ट द आइडिया ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो लाइट होता है, लाइट कैसा होता है, डुअल नेचर का होता है। अब हम लोग को पता है लाइट जो है डुअल नेचर का होता है। लाइट में दोनों होता है, लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक, तो वो कौन सा फेनोमेना है जो प्रूव करता है कि लाइट एग्जैक्टली पार्टिकल है, तो कौन सा फेनोमेना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है कि लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है। बाकी जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन, ये जो है सब में होता है। ठीक, ये फिनोमेना होता है, ये वेव और
पार्टिकल दोनों शो कर सकता है, लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये केवल पार्टिकल ही शो कर सकता है, वेव शो नहीं करता। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो लाइट होता है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा है, मतलब लाइट एक तरह का पार्टिकल भी है। तो लाइट दोनों नेचर का होता है, इसलिए वो लाइट को हम क्या बोलेंगे, डुअल नेचर बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हमने देखा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है हमारे पास, एक होता है ऑडियो। ऑडियो क्या होता है, ये जो ऑडियोबल होता है ये 20 to 20,000 होता है, 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक, ये इंफ्रासोनिक होता है, ये लेस देन होता है ना, ये क्या होता है, तो अप टू 20 होता है, ये ओनली जो है 20 हर्ट्ज तक होता है, 0 से 20 हर्ट्ज तक होगा। अल्ट्रासोनिक क्या होगा, ये जो है मोर देन 20,000, नहीं तो ये जो है क्या बोलते हैं 20 हर्ट्ज से मोर होता है। ठीक ना, मोर देन 20 हर्ट्ज होता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास होगा, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मोर देन 20,000 होता है, इसलिए इसका एनर्जी भी सबसे ज्यादा होता है। हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है किसमें, अल्ट्रासोनिक वेव में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होता है। इसको हम लोग सुन नहीं पाएंगे, तो इंफ्रासोनिक भी हम नहीं सुन पाते, हम लोग केवल ऑडियोबल सुन पाते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हम लोग को पता है बहुत हार्मफुल होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, एक तरह से एटमॉस्फेयर के ऊपर एक जो है लेयर फॉर्म कर लेते हैं, और जो क्या करते हैं सन के रे को तो आने तो देते हैं, लेकिन सन रे को वापिस जाने से रोक देते हैं ना। ये ऐसे लेयर होते हैं जो सन रे को आने तो देते हैं, लेकिन सन रे को जाने से रोक देते हैं। सन रे आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। तो इसमें पूछा जा रहा है नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ये नहीं है, ये हमारा नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। तो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस में ये सब होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब इसके पार्ट होते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं होता हमारा। तो ऑक्सीजन इसका पार्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, कभी कभी एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। ठीक है, सीएफसी होता है, एचएफसी होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको याद रखना आपको। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑक्सीजन। चलो नेक्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसको क्या बोल रहा है, विच मेटल इज यूज एज ए कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो हम लोग को पता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं घी में। हमारे पास यही नहीं होता है, हमारे पास ये जो होता है वेजिटेबल जो ऑयल होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से जो है हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या करता है, जिंक। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो कैटलिस्ट में क्या लेंगे, जिंक ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पूछेगा क्या लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो जिंक यूज कर लेंगे हम लोग कैटलिस्ट में। सॉरी, हम लोग क्या बोलते हैं कैटलिस्ट में, क्या यहाँ पे तो निकेल है अपना, यहाँ पे निकेल है, ये जिंक बोल रहे हैं, यहाँ पे निकेल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे कैटलिस्ट में, अपना निकेल यूज करेंगे। ठीक है, निकेल निकेल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है हमारा। चलो नेक्स्ट, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर्स इन। तो इसको याद रखना पड़ेगा, दो क्वेश्चन पूछता है, एक होता है डाइजेशन, एक क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन जो है स्टार्ट कहां से होता है। तो अगर पूछेगा कोई कि डाइजेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। डाइजेशन एंड कहां पे होता है, तो कोई पूछेगा डाइजेशन एंड कहां पे होगा, तो बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब हमसे पूछेगा ऑब्जॉर्प्शन, कि ये जो होता है हमारा जो है ऑब्जॉर्प्शन होता है, ऑब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ऑब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट होगा, ऑब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ऑब्जॉर्प्शन एंड कहां पे होगा, ऑब्जॉर्प्शन का जो एंड होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इन दोनों चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में काफी रिपीटेड बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कि ऑब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कहां पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉल्ट वाटर यहीं पे ऑब्जर्व होता है। डाइजेशन का स्टार्ट माउथ होगा और एंड कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमसे क्या पूछ रहा है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट अकर्स इन। तो यहाँ पे आंसर ले लेंगे हम लोग इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों ले रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर और सॉल्ट का ऑब्जॉर्प्शन होता है। ठीक,
बाकी जितना होता है सारा न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। न्यूट्रिएंट का मतलब ही होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाएगा, सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट का सबका। केवल सॉल्ट और वाटर का कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। न्यूट्रिएंट मतलब क्या, अपने पास फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक। जब ये लोग ब्रेक होंगे तो ग्लूकोज में ब्रेक होगा, फैटी एसिड में ब्रेक होगा, ग्लिसरॉल में ब्रेक होगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक होगा। तो इन सबको हम लोग ऑब्जर्व कहां पे करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। तो इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है, इंसुलिन कहां से रिलीज होता है, तो पैंक्रियाज। पैंक्रियाज है जहां से हमारा इंसुलिन रिलीज होता है ना। पैंक्रियाज में लैंगरहैंस है, लैंगरहैंस के इजलेट ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होगा बीटा सेल से, ठीक। तो यहां से होता है और ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन कम बनेगा तो ज्यादा चांसेस है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तो ये पूछेगा कहां से रिलीज होता है, पैंक्रियाज। ये बहुत रिपीटेड बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। चलिए नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो दो होता है, एक सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा जो होता है, जो एक वॉशिंग सोडा, एक बेकिंग सोडा है, ठीक है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, ये होता है अपने पास। तो ये हो गया Na2CO3। ये क्या है, ये है अपना सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खूब पूछता है ऐसा वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। नहीं, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के नाम से क्या जानेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। और ये हमारा वॉशिंग सोडा है। तो हमसे क्या पूछा यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछता तो NaHCO3 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग इसको लेंगे, ये अपना। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, हमको पता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है उसका नाम क्या होता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। एक्वारेजिया बनता कैसा है, नाइट्रिक एसिड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड 1 होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होगा, नहीं 3:1 के रेशियो में या 1:3 के रेशियो में। नाइट्रिक एसिड 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3। तो 1:3 के रेशियो में जब मिलाए जाएंगे नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तब बनेगा एक्वारेजिया। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं कोई, तो हम लोग को जो सेकंड सबसे हाईएस्ट होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत पावरफुल होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है वही, ये बहुत पावरफुल है। 0 से 1 इसका आपका पीएच वैल्यू हो सकता है। तो ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब सबसे हार्मफुल या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में मान सकते हैं हम लोग। इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, एक्वारेजिया, ठीक। एक्वारेजिया सबसे स्ट्रांग होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमारा आंसर बदल जाएगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो इसमें बोलता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया है। तो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पोटेशियम सबसे यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव क्या होगा, पोटेशियम होगा। तो ये डिपेंड करता है, गोल्ड वगैरह, कॉपर, आयरन तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो, तो उतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। गोल्ड तो सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव में आता है, एकदम बहुत कम होता है। गोल्ड, प्लेटिनम का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो ये समझना पड़ेगा, जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं अपना आंसर को, ठीक है। कभी देखिएगा सोडियम भी होगा, कभी कैल्शियम भी हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव में, डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। चलो नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब CaO होता है ना, ये होता है, ये क्विकलाइम है। ये CaCO3 क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप, जो मार्बल होता है हमारा, क्विकलाइम मतलब CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बोला ना, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे नाम लिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हम लोग वहां पे ब्रेक करने के लिए। चलिए, विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। गैल्वेनाइजेशन में हम लोग कौन सा मेटल यूज करते हैं, किसका कोटिंग करेंगे। जैसे आयरन के ऊपर कोटिंग करना है, तो आयरन के ऊपर किसका कोटिंग करेंगे, जिंक का। तो हम लोग जब जिंक का कोटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
अपना गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में हमेशा जिंक का कोटिंग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अगर अमलगम पूछा तो अमलगम में एक कंपलसरी मेटल होता है, अमलगम अगर पूछा तो अमलगम में क्या होता है, मरकरी होता है। गैल्वेनाइजेशन पूछा है तो उसमें क्या होगा, जिंक होगा। उसी तरह से एक होता है वल्कनाइजेशन, रबड़ में टायर को बनाने में हम लोग रबड़ में क्या मिक्स करते हैं, सल्फर मिक्स करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। तो आपसे पूछेगा, अगर पूछा वल्कनाइजेशन तो वल्कनाइजेशन में क्या, सल्फर होगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा, जिंक होगा। और उसी तरह से आपसे पूछेगा अमलगम में क्या, तो मरकरी कॉमन होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था अब तक का, ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे एनटीपीसी रेलवे में या ग्रुप डी में, उसी को हमने यहाँ पे टारगेट किया है। होप सो आप बाकी के जितने भी सेशन हमारे हो रहे हैं सब आप देख रहे हैं और आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ज्यादा उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन, इसी के आसपास का कोई क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाए। तो आप जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़ा होगा आप उसको एक बार देख लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो है, कम समय में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। उम्मीद यही है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।